Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Biko Perfect. And today in this video I am going to discuss about the chapter Theory of Production. As you know, in my previous videos relating to this chapter I have already uploaded 6 parts from this chapter. It means जो हमारे 6 videos हैं relating to this chapter have been already uploaded on my YouTube channel. And this is the 7th one. ठीक है, ये हमारी 7th वीडियो है रिलेटिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, व्हाई डज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑपरेट इन शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों अप्लाई होता है, राइट? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो क्यों अप्लाई होता है इन शॉर्ट टाइम पीरियड। तो बिगिनर्स के लिए जो स्टार्टिंग में ही मेरी 7th पार्ट देखा है उनके लिए क्वेश्चन होगा कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है क्या। तो शायद अब तक आप लोग सभी जान चुके होंगे अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, या हम इसको कुछ अनदर नेम भी है जिससे जानते हैं, वो है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। व्हाट? रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब हमारा टोटल प्रोडक्शन पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो, उसके बाद कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इन शॉर्ट टाइम पीरियड। एक और चीज, ये डिफरेंट टाइप्स के रिटर्न्स हैं जो एक प्रोड्यूसर को मिलते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम पीरियड। मतलब जब वो शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, किसकी हेल्प से? वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ा के, किसके साथ? फिक्स्ड के साथ। जब अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो उसको 3 टाइप्स के रिटर्न्स मिलते हैं। और वो रिटर्न्स कौन से हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर देखे हैं उनके लिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, वो ये है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में। क्योंकि अब तक जो मैंने डिस्कशन किया था उसमें कहीं भी कांस्टेंट रिटर्न्स के बारे में नहीं बताया। तो इसके लिए आपको जो मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो है, कौन सी वाली? जो फर्स्ट पार्ट है मेरी वीडियो का, उसको देखने की जरूरत है कि कांस्टेंट रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट है क्या। क्योंकि जहां तक आप लोगों ने पढ़ा है अब तक, अप टू 6th पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, हमने वहां पे शो किया है, आपको पता है ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर लिया है एग्जांपल के लिए, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर, जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर की यूनिट्स में तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एग्जांपल के तौर पे हमने एक मशीन का एग्जांपल लिया। सपोज करो हमारे पास एक मशीन है, उसी मशीन पे हमने अपनी लेबर, हमारा क्या है? लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है जिसकी यूनिट्स में आप चेंज कर सकते हो। तो हमने 1 बाय 1 करके चेंज किया, क्योंकि ये तब अप्लाई होता है जब कुछ अजम्पशंस, कुछ चीज़ों को अज्यूम करके चलते हैं, राइट? वो भी मैंने डिस्कस किया था प्रॉपरली जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, मतलब कि व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था तब ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस की थी, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इसमें हमने टोटल प्रोडक्शन लिया था 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15 एंड 14। तो हमने इसमें देखा कि भाई किस रेट से चेंज हुआ टोटल प्रोडक्शन में। वो रेट कहाँ से पता चलती है हमें? मार्जिनल प्रोडक्शन से। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हमारा? 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 एंड -1। कुछ इस तरीके से हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन था, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। ठीक है, तो इसमें तो एक देखें तो आपको 3 टाइप्स के रिटर्न हमने डिस्कस किए थे अब तक। इसको नाम दिया था इंक्रीजिंग रिटर्न्स के नाम से। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स की सिचुएशन है, राइट? उसके बाद यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया है 9 के बाद 12, 14, 15, ये डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या हमारी? नेगेटिव रिटर्न्स से। तो क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि फिर ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहां से आया, ये क्या है?
तो बेसिकली मैंने जो फर्स्ट पार्ट है मेरी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड, जो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, उसमें सारी चीज़ एक्सप्लेन की थी। जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं, इट मीन्स जो पुराने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट टाइम पीरियड में एक प्रोड्यूसर को 3 टाइप्स के रिटर्न्स मिल सकते हैं, और वो रिटर्न्स कुछ इस तरीके से हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर इसमें दिखाई दे रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी इसमें दिखाई दे रहा है, और ये जो जीरो रिटर्न्स हैं, जीरो रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स दोनों ही डिमिनिशिंग का पार्ट होता है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा। एक तो ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, इनका आंसर देने से पहले अभी बाद में डिस्कस करेंगे इनको, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो कहने का मतलब ये है इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स तो है ही नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स, ये कांस्टेंट रिटर्न्स कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं प्रोड्यूसर को, बट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, हमारे कुछ नए वाले जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके के रिटर्न्स तो नहीं मिलते। शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर को केवल 2 ही तरीके के रिटर्न मिलेंगे, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग। वो अलग बात है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में जीरो और नेगेटिव रिटर्न्स भी प्रोड्यूसर को मिल सकते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने अब तक इस चैप्टर में जो भी डिस्कस किया वो बेसिकली क्या है, वो जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ना, उनकी अप्रोच को डिस्कस किया है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अप्रोच और शॉर्ट टाइम पीरियड में डिस्कस किया है, इसलिए कहीं भी कांस्टेंट रिटर्न्स इसमें नहीं आया। वैसे कांस्टेंट रिटर्न्स होता क्या है आपके नॉलेज के लिए, हालांकि 11th क्लास में तो इतना सिलेबस भी नहीं है, बट फिर भी मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आगे भी आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है इन योर फर्दर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कांस्टेंट रिटर्न्स क्या होते हैं। अब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स अगर अलग से क्वेश्चन आए, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अलग से क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि जब हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़े, या आप ऐसे भी कह सकते हो जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इट मींस टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज दैट इंक्रीजिंग रेट, और उसी को क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब क्या हो, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो इंक्रीजिंग रेट से, ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न है। उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब है व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। ये कहा हुआ, देखो 9 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, इंक्रीज हुआ है टोटल प्रोडक्शन, बट रेट क्या है, डिमिनिशिंग। रेट कहाँ से पता चलती है हमें, मार्जिनल प्रोडक्शन से। तो मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा फॉल हुआ ना, इट मींस टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ है ऑब्वियसली, बट डिमिनिशिंग रेट से हुआ है, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो कांस्टेंट रिटर्न्स क्या हुआ, कांस्टेंट रिटर्न्स होते हैं जब आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो कांस्टेंट रेट से। इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे स्मॉल सा। ये टोटल प्रोडक्शन है, सपोज करो 4, 8, 12, 16। अगर टोटल प्रोडक्शन में इस तरीके से चेंज आए, ये कब होगा, ऑब्वियस सी बात है जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स को बढ़ाएंगे ना 1 by 1 करके, तब हमारा टोटल प्रोडक्शन, सपोज कर रहे हैं यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो, तो इससे मार्जिनल प्रोडक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। तो मार्जिनल क्या आया, फर्स्ट वाला एज इट इज, उसके बाद चेंज 4 का, 8 से 12 हो जाना 4 का चेंज, 12 से 16 हो जाना 4 का चेंज। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब बेसिकली क्या इस टेबल में जो अब तक हमने डिस्कस की है, क्या इस टेबल में कहीं भी कांस्टेंट रिटर्न्स थे या अभी भी हैं, आपके सामने है बोर्ड पे, बिल्कुल नहीं। जब 3 टाइप्स के रिटर्न्स होते हैं तो कांस्टेंट कहाँ गया। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट हियर, वी आर स्टडिंग अबाउट द अप्रोच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इन शॉर्ट टाइम पीरियड। हम जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, हम उनकी अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं। उनके अप्रोच के अकॉर्डिंग उनकी अप्रोच के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के रिटर्न्स मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। वो नेगेटिव और जीरो उसी का ही पार्ट होता है।
ठीक है, इसलिए हमने टेबल में इस तरीके से कहीं भी टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करके नहीं दिखाया कि कांस्टेंट रेट से दिखा रहे, राइट। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी भी नहीं हुई तो आप फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है मेरा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, आप एक बार अब फिर से देख सकते हैं। आपको उस पार्ट में से अब समझ में आ जाएगा कि क्या कहा था बेसिकली, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं और मैंने उसका पूरा ब्रीफ कर दिया, हो सकता है आपको समझ नहीं आया कि क्या बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप रिटर्न्स के बारे में जान गए कि आखिरकार ये रिटर्न्स है क्या, रिटर्न्स टू अ फैक्टर है क्या चीज, ठीक है। तो डेफिनेटली अब आपको जो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने उसमें एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बना के शो किया है कि उस फ्लो चार्ट से मैं क्या बताना आपको चाह रहा था। तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं, राइट। आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना था इस पे, बट मैं आपको इधर ले गया थोड़ा सा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा व्हाई डज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑपरेट। तो ये तो हमने समझ लिया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया सभी को। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जब टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो, फिर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, और फिर टोटल प्रोडक्शन कम होने लगता है। ये जो टोटल प्रोडक्शन के चेंज की टेंडेंसी है उसी को हम किसके नेम से जानते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नेम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्शन के नेम से जानते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर के नेम से जानते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड। क्वेश्चन कुछ भी हो, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग में जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आता है वो डिमिनिशिंग रेट से आने लगता है, फिर जीरो और नेगेटिव रेट से भी टोटल प्रोडक्शन में चेंज आने लगता है। इसका रीजन क्या है, तो बेसिकली रीजंस के नाम से भी जानते हैं हम इन पॉइंट्स को, इन हेडिंग को। किसके रीजन, किसका रीजन, कॉजेस के नाम से, कॉजेस बोल दो, रीजन बोल दो, रीजन ऑफ व्हाट, रीजन ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन का रीजन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रीजन के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्या इज इट पॉसिबल, क्या मतलब ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि देखो अगर इकोनॉमिस्ट जो है वो कुछ चीजों को अज्यूम करके चलते हैं, अगर उनकी बातों को अज्यूम करके चलें तो डेफिनेटली ऐसा हो भी सकता है। इकोनॉमिस्ट तो स्ट्रांगली बिलीव इट वुड हैपन, वो तो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, उन्होंने तो थ्योरी इन्वेंट की है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट हम रियल लाइफ में देखें तो भी ऐसा हो सकता है अगर उनकी बात को मान के चले। क्या अजम्पशन थी मेनली, अजम्पशन ये थी शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रोडक्शन करना है, एक वेरिएबल फैक्टर रखना है, बाकी सब फिक्स्ड रहेंगे। इसका मतलब हम अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते, केवल एक ही फैक्टर में करेंगे, ठीक है, जिसमें आप इजीली कर सको, जैसे लेबर 1 बाय 1 करके करेंगे, और जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो चेंज नहीं होगी। ये जो मशीन है यही बनेगी, ऐसे नहीं दूसरी मशीन ले आएगी। तो हो सकता है हमारा जो प्रोडक्शन का लॉ है वो फेल हो जाए, ऑपरेट ना हो, बट अगर टेक्निक कांस्टेंट होती है, वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स्ड के साथ डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड है, 1 बाय 1 करके हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को लगा रहे हैं, दूसरा जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है की जो यूनिट है शुड बी होमोजीनियस, वो एक जैसी है, तो बिल्कुल ऐसा हो भी जाएगा। तो इसका रीजन क्या है अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैंने आप बुक में देखना, किसी भी बुक में इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स के कॉजेस गिवन होंगे कि ये रिटर्न्स क्यों मिलते हैं हमें, ठीक है। बट इनका अलग से नेम नहीं देंगे, अलग से नहीं देंगे। अगर मैं केवल यही पूछ लेता हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कॉजेस बताइए, तो हम इन 3 कॉजेस यानी 3 हेडिंग्स में ही उस कॉजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके थ्रू ही हम वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब पहले तो सभी के माइंड में एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या। तो अब तक ये तो आपको समझ आ गया होगा कि टोटल प्रोडक्शन का बढ़ना, एक बार फिर से सुन लो हिंदी में, टोटल प्रोडक्शन का इंक्रीज होना
एट इंक्रीजिंग रेट से स्टार्टिंग में। फिर टोटल प्रोडक्शन का इंक्रीज होना डिमिनिशिंग रेट से, और वो डिमिनिशिंग में आपको पता है जीरो और नेगेटिव रिटर्न्स होंगे। तो इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन का चेंज होना ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है हमारा फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन क्या है, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड है उसमें, शॉर्ट टाइम पीरियड में फैक्टर का फिक्स्ड होना भी एक रीजन है। कैसे, देखो सपोज कीजिए एक मशीन है, जैसे हमने इसमें एग्जांपल भी लिया, एक मशीन है, कम से कम 4 persons आर नीडेड टू ऑपरेट इट प्रॉपरली। कम से कम 4 जो पर्सन है उनकी हमें जरूरत है उस मशीन को प्रॉपरली क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। बट इनिशियली क्या है, एक फैक्टर आपने लगाया, क्योंकि भाई मैंने बताया था, एज्यूम करके चलते हैं कि फैक्टर एक एक करके बढ़ाएंगे। तो सपोज कीजिए आपने 1 यूनिट लगाई हुई है लेबर की, रिक्वायरमेंट है 4 की। तो क्वेश्चन ये है, क्या इस फिक्स्ड फैक्टर का, जो भी वो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, क्या उनका यूटिलाइजेशन, क्या उनका यूज प्रॉपरली कर पा रहे हैं वो लोग? ऑब्वियसली नॉट। जब 4 की रिक्वायरमेंट है, हमने 1 एम्प्लॉय का रखा, तो बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, तो फैक्टर के फिक्स्ड होने की वजह से वेरिएबल फैक्टर की जो सिंगल यूनिट है वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, इसका फिक्स्ड फैक्टर्स का। ठीक है, बट जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं इस फिक्स्ड फैक्टर के साथ, जैसे ही वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने लगते हैं, इस 1 के साथ +1 करके 2 कर दिया, फिर इस 2 के साथ एक और प्लस कर दिया, 3 कर दिया, तो क्या हुआ, अब क्या होगा, अब होगा कि हमारे जो इंक्रीजिंग यूनिट्स है ना वेरिएबल फैक्टर की, वो हमारे फिक्स्ड फैक्टर को प्रॉपर यूटिलाइज करने लगती है। इसका मतलब वो हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है यानी जो मशीन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगता है। किसकी वजह से, वेरिएबल फैक्टर की वजह से। तो जब उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगता है फिक्स्ड फैक्टर्स का, तो उन फैक्टर से हमें कैसे रिटर्न मिलने लगते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं स्टार्टिंग में। वेरी फर्स्ट यानी स्टार्टिंग में जब केवल 1 यूनिट थी, उसका यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहा था, मान चले 1 यूनिट नहीं थी, तो फिक्स्ड फैक्टर अपने आप तो प्रोडक्शन दे नहीं सकते। बट जैसे जैसे हम एक एक करके हमने बढ़ाया, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगा। प्रॉपर यूटिलाइज अगर किसी का होगा तो वो अच्छे रिटर्न देगा, इसलिए हमें कैसे रिटर्न्स मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बट अप टू अ लिमिट। यही फिक्स्ड फैक्टर फिर डिमिनिशिंग रिटर्न का रीजन बनता है। कैसे कि ठीक है, जब तक उसकी लिमिट थी, भाई 4 पर्सन चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपरली, 4 भी लगा दिया हमने, सपोज करो 1:4 हो गया, 4 यूनिट्स हमने यूज कर ली वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो 4 ही तो चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, उसी के साथ 5 एक और बढ़ा दिया, उसी के साथ 6। मतलब कहने का मतलब है आप कंटिन्यूअसली उस फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स को लगाए जा रहे हैं, मशीन के साथ यूज किए जा रहे हैं। तो फिर ऐसा भी टाइम आ जाएगा उन बंदों के लगाने से, यानी वेरिएबल जो फैक्टर है, जो लेबर की यूनिट है, उनको लगाने से रिटर्न मिलेगा तो सही, बट वो रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि यूटिलाइज तो जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो तो पहले हो चुका। कुछ टाइम तक वो रिटर्न तो देगा, बट वो कैसे रिटर्न्स होंगे, वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था एक इनकी अजम्पशन है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर शुड बी होमोजीनियस। लेबर एक जैसी होनी चाहिए काम करने की, उसमें स्किल्स में। जब एक जैसी लेबर है फिर भी अलग उनके आने से अलग अलग क्वेश्चन क्यों होता है, वो लेबर की वजह से नहीं, काम करने की क्षमता सभी में एक जैसी है, वो फिक्स्ड फैक्टर की वजह से होता है। रीजन उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता स्टार्ट। बट जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं तो उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है बिकम्स पॉसिबल, और जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन लगता है वी स्टार्ट गेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बट जब उसका हम ओवर यूटिलाइज करने लगते हैं फिक्स्ड फैक्टर का, ठीक है, ओवर यूटिलाइज करने लगते हैं एक पॉइंट के बाद, तब डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने लगते हैं। और पहले टोटल प्रोडक्शन का इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना ही क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होता है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो हो गया रीजन है फिक्सिटी फैक्टर, राइट। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन। बेसिकली ये जो प्रोडक्शन है हमारा 2, 5, 9 या 2, 3, 4, ये तो अलग अलग उसका दिखा रहा है, ये किसका रिजल्ट है,
प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉरी मतलब कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट है। किसका कोऑर्डिनेशन? देखो प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब फैक्टर्स के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, तभी प्रोडक्शन होता है। ऐसे प्रोडक्शन नहीं होगा लेबर इधर मुंह करके बैठी है, मशीन इधर से ऑपरेट करनी है, इज प्रोडक्शन पॉसिबल? सर्टेनली नो। क्योंकि यार अगर लेबर आके वहां से बिठा भी दें, वो ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, तो इनपुट कौन डालेगा? जब उनमें कोऑर्डिनेशन होगा, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी सामान की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर दे रही है, उस पर लगे हुए हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बना हुआ, तब प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन किसका रिजल्ट है? कोऑर्डिनेशन का। किसका? किसके कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं हम, जो भी फैक्टर्स है हमारे पास प्रोडक्शन, उसके कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। इट मींस लेबर और मशीन, हमारे जो फैक्टर है इनके बीच कैसा कोऑर्डिनेशन है, प्रोडक्शन उस चीज का रिजल्ट है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? देखो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में ना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। कौन कौन बनाता है अच्छा कोऑर्डिनेशन? जो वेरिएबल फैक्टर है, दैट इज लेबर। लेबर की जो यूनिट्स है, एडिशनल यूनिट्स हम लगा रहे हैं करके, वो यूनिट्स अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाती है किसके साथ? फिक्स्ड फैक्टर के साथ, दैट इज मशीन, यानी मशीन के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है उनका स्टार्टिंग में, जब जैसे बढ़ाते हैं ना, ठीक है। जब उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, किसके बीच? फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच, तो रिजल्ट मिलते हैं अच्छे। और अच्छे रिजल्ट का मतलब टोटल प्रोडक्शन में चेंज आएगा इंक्रीजिंग रेट्स, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से। इनिशियली जो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स है मेक्स अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द फिक्स्ड फैक्टर, दैट्स व्हाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, राइट। बट वही बात एक लिमिट तक। जब आप उनको बहुत ज़्यादा, जैसे कोऑर्डिनेशन की बात देखो, 4 की रिक्वायरमेंट है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। जब चाहिए 4 बंदे के लिए, मैं इसका एग्जांपल वैसे भी दूंगा अलग से, एक यहाँ पे अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, पुअर कोऑर्डिनेशन बनेगा, क्योंकि जो एक बेस्ट टीम है वो बना दी, लोगों का अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना हुआ, फिर भी आप एक्स्ट्रा और ले आए, तो उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। और जब अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो रिटर्न्स मिलेंगे हमें कैसे? डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे। एक लिमिट के बाद यही हमारी ये वाली जो यूनिट्स है वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स है फिक्स्ड फैक्टर के साथ मिलती है, तो पुअर कोऑर्डिनेशन बनने लगता है। और जब पुअर कोऑर्डिनेशन बनाती है वेरिएबल फैक्टर की यूनिट फिक्स्ड के साथ, तब हमें कैसे रिटर्न्स मिलने लगते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लगते हैं, ठीक है। हो गया लॉ अप्लाई, पहले इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना। रीजन? कोऑर्डिनेशन भी रीजन होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इकोनॉमिस्ट का मानना है, स्ट्रांगली जो इकोनॉमिस्ट बिलीव, रियल लाइफ में जो ये फैक्टर्स हैं इनको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट आप जानते हो, थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर आपने रीड किया तो उसमें सब्स्टिट्यूट वर्ड आया था। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? विच कैन बी यूज्ड फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? जो फिक्स्ड फैक्टर है उसमें तो हमने चेंज किया नहीं, फिक्स्ड की जगह हम किससे काम चला रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि प्रोडक्शन तो सभी फैक्टर्स का रिजल्ट है ना। बट हमने क्या किया शॉर्ट टाइम पीरियड में? हमने किया कि फिक्स्ड में तो चेंज किया नहीं, वेरिएबल में चेंज करके, मतलब वेरिएबल में चेंज करके काम चला रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन, इकोनॉमिस्ट का नेम है, उसने ये थ्योरी दी है, मतलब रीजन दिया है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ये जो सब्स्टिट्यूट है ना, आप जो सब्स्टिट्यूट बना रहे हो किसको? लेबर को, किसके प्लेस पे? इन प्लेस ऑफ मशीन। ये पॉसिबल है अप टू एन एक्सटेंट, केवल कुछ हद तक ही पॉसिबल है। जब तक आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तब तक तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। बट उस पॉइंट के बाद, उस लिमिट के बाद you will start getting diminishing returns from your factor। आपको diminishing returns मिलने लगते हैं because of factors are imperfect substitutes in real life। It means you cannot increase continuously the units of labor in place of machine। इनका कहना ये है कि जब प्रोडक्शन बढ़ाना है आप दोनों फैक्टर को बढ़ाओ। ये कौन सी बात हुई?
भाई जब आप लेबर बढ़ा रहे हो 3 से 4 कर दी तो मशीन भी बढ़ाओ, ठीक है। कह रहा कि रियल लाइफ में सब पॉसिबल नहीं है कि आप लगातार इस फैक्टर को तो बढ़ाते जा रहे, इसको बढ़ाए नहीं रहे, इसकी यूनिट्स को, जिसकी वजह से हमें इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लगते हैं। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलना ही क्या है, हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर है या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। तो ये भी एक रीजन होता है। एक फनी एग्जांपल भी कह सकते हो आप लोग। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहूँगा और कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसे ऑपरेट होता है। स्कूटी बाइक आप लोग सभी चलाते हैं, राइट। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो परमिशन है स्कूटी पे या बाइक पे, वो 2 पैसेंजर्स की है, एक तो ड्राइवर और एक उसके साथ और बैठ सकता है, जो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है, ठीक है। बट आपको बताओ उस पर समटाइम्स आपने देखा होगा 3, बाइक पे 4, इवन 5 भी देखी मैंने तो, कि 5 पैसेंजर्स भी बैठे हैं एक बाइक पे। देखो उसकी कैपेसिटी कितने की है, मैक्सिमम 2, बैठा रखे हैं 5। क्या बाइक ने चलने से मना कर दिया जब 5 बैठे थे? नहीं, तब भी चल रही थी वो। बट अब बात आई रिटर्न्स की। मैं उस चीज़ को इससे रिलेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से रिटर्न्स की बात करें। रिटर्न क्या मिलता है हमें व्हीकल से? रिटर्न मिलता है कि हमारा व्हीकल अच्छे से चले, मतलब माइलेज अच्छी दे और स्पीड भी स्पीड से चले, यानी हमारा जो डिस्टेंस है उसको कम टाइम में कवर कर ले, ठीक है। अब देखिए, एक तो 2 बंदे बैठे हैं, मतलब अच्छी माइलेज दे रही है। पहले तो अकेला था, ठीक है। कई बार अकेले से भी ऐसा होता है कि हो सकता है उसका बैलेंस अच्छा ना बने। अगर कोई कम वेट वाला पर्सन है, वो बाइक को ड्राइव करता है जिसमें वजन ही 40 kg है, तो हो सकता है वो अच्छी नहीं चल रही हो, उसका जो बैलेंस है वो अच्छा नहीं बन रहा। बट उस पर जब एक और बिठाया हमने तो दोनों के बैठने से अच्छा बैलेंस बना। अच्छा बैलेंस बना इसका मतलब अब वो अच्छी माइलेज भी देगी, क्योंकि उस पर कम से कम चलने के लिए 2 चाहिए सपोज करो। अब माइलेज भी अच्छी देगी, अच्छी स्पीड में बहुत स्मूथली चलेगी, ठीक है। तो वो कैसे रिटर्न है? इंक्रीजिंग। भाई अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, माइलेज अच्छी, चल भी अच्छी रही है बिल्कुल जम के, ठीक है। बट सपोज कीजिए हमने क्या किया, उस पर एक और बिठा दिया, एक और बिठा दिया तो अब वो बैलेंस इतना अच्छा नहीं बनेगा, माइलेज भी कम देगी। हालांकि मना नहीं किया उसने, एग्जैक्टली ऐसा यहाँ हुआ है। जब हमें 3 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट, हमने 4th लगा दिया, 5th लगा दिया, तो प्रोडक्शन तो हुआ, बट रेट देंगे तो डिमिनिशिंग। एग्जैक्टली अगर 3 के बाद आप एक और बैठा दोगे उस बाइक पे, चलेगी वो तब भी। बट रिटर्न्स की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस रहेगी? स्पीड भी कम, परफॉर्मेंस उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लो होगी, स्पीड भी कम रहेगी, और माइलेज की बात करें तो वो भी कम ही देगी। यानी कैसे रिटर्न्स मिलेंगे? डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे उससे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिटर्न्स है ना, फैक्टर के यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से हम उनको, हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है उनको यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल तो इससे कोई रिलेटेड एग्जांपल नहीं था, मतलब किया तो इसी से रिलेट था, समझाने के लिए कि रिटर्न्स होते क्या है और किस तरीके से हमें रिटर्न्स मिलते हैं। एक और छोटे क्वेश्चन, अभी स्मॉल क्वेश्चन कुछ चैप्टर से रिलेटेड। देखो अब क्वेश्चन ये कि क्या, एक बात बताओ, क्या एक प्रोड्यूसर यहाँ तक यूनिट बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। जब उसको 0 रिटर्न, एक जो रेशनल प्रोड्यूसर होता है ना, रेशनल का मतलब है समझदार, एक समझदार प्रोड्यूसर केवल यहीं तक लगाना चाहेगा। 7th वाले के बाद जो एडिशनल है ना, 8th वाला पर्सन, उसको बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहेगा प्रोडक्शन में। रीजन, क्योंकि इतना मूर्ख कौन है, जब उसको पता है यार इसके 7th वाले को लगाने से टोटल प्रोडक्शन में चीज नहीं आया, तो 8th वाले को लगा क्या करेगा वो, ठीक है। बाकी फिर भी ये क्या हमारी थ्योरीज है, इन थ्योरी से तो पता चलता है कि लोग क्या कहता है। अगर प्रोड्यूसर को बता दें कि इस तरीके से आपके साथ होगा तो वो यूज नहीं करेगा। क्वेश्चन ये है आपके माइंड में, अगर ये हो जी वो 3 तक ही लगाएगा क्योंकि उसे बेस्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहाँ इसलिए नहीं रुकेगा वो, क्योंकि उसे पता है कि यार हर बंदे को लगाने से, यानी मैंने 3 के बाद मतलब 2 के बाद 3rd बार लगाया तो मेरा प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, इस चक्कर में नेक्स्ट भी लगाएगा वो। फिर वो ये देखेगा कि टोटल में तो चेंज आ रहा है ना, हमारा टोटल प्रोडक्शन तो चेंज हुआ, बढ़ जाए टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, वही बंद कर देगा। तो रेशनल प्रोड्यूसर है
डिमिनिशिंग रिटर्न्स तक, जहाँ उसका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है ना, वहाँ तक तो वो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट में चेंज कर सकता है शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जीरो रिटर्न पे वो क्यों जाएगा, राइट। एक और क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे बार बार वीडियो में मैंने ये टेबल बनाई है। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए यही वाली टेबल कंपलसरी है क्या हमारे लिए। तो मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस चीज़ के लिए प्रोहिबिट किया था, मना किया था कि नहीं, एग्जैक्टली यू शुड नो द लॉ। आपको लॉ पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि यही वाली फिगर्स आप लें। अब एटलीस्ट लॉ सभी को क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए पहले तो, इस तरीके से कुछ भी हो वैल्यू 10, 12, 15 मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर कम करके दिखा दो, ठीक है, फिर जीरो करके दिखा दो, फिर माइनस करके दिखा दो। तो इसमें है ना 3 टाइप्स के रिटर्न्स, एक तो ये जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा मार्जिनल प्रोडक्शन, एक ये एक नेगेटिव रिटर्न्स। इसी से टोटल निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं, 10 नेक्स्ट वाले को ऐड करते जाओ, 22 इसको ऐड कर दो, 37, 47, 55, 59, 59 और प्लस में माइनस का 2 तो माइनस जाएगा 57। तो 10 से 22 होना, 22 से 37 होना, 47 होना, 55 होना भी हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को दिखाती है ये टेबल में, ठीक है। तो एग्जैक्टली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है या किस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं फ्रॉम अ फैक्टर, वो हमें इससे देखना है, मार्जिनल प्रोडक्शन से टोटल प्रोडक्शन से। तो आपको क्या लर्न रखना है, आपको अपने माइंड में केवल मार्जिनल प्रोडक्शन को ध्यान में रखना है। वही वाली टेबल क्यों जो मैंने अब तक यूज की है हर वीडियो लेक्चर में फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीजें, जैसे रिलेशनशिप के बारे में मैंने क्वेश्चन कराया था, और बहुत सारी चीजें वो क्लियर हो जाती, बस इसलिए हमने वो टेबल यूज की थी। अदरवाइज नहीं तो आप कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।